India's #1 result expert Ankit Anand. वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित आनंद और आज आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे कंपाउंड को देखने के बाद ये समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट कि इसमें कैसे कौन सा जो है एलिमेंट के साथ ये फॉर्म करेगा, क्या करेगा, ये समझ नहीं पाता है। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा, पहला कहिए कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसको समझे बिना पूरी केमिस्ट्री को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने जा रहे हैं। यह चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है। एक वीडियो में पूरी बातें क्लियर नहीं होगी, तो हम आज इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसके बेसिक पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आसानी के साथ समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग को। तो चलिए हम वीडियो को केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले हम समझ लें कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग में देखिए, दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने के बाद जो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर के जो कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड को बनाने में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अहम रोल होता है। या यूँ समझ लीजिए कि उसको बनाने का जो रूल होता है वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। उसको बनने के जो रूल्स होते हैं, इसमें जो बेसिक रूल्स हैं, सबसे पहले उस बेसिक रूल को समझ लीजिए। वह बेसिक रूल उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल या डुएट रूल। तो मुख्य रूप से ऑक्टेट रूल, डुएट रूल कुछ ही एलिमेंट्स पर काम करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर समाज में देखते हैं, घर समाज के आस पड़ोस में देखते हैं कि जिस प्रकार लोग खुद को, अपने आप को स्टेबल करते हैं, उस समाज के बच्चे और अदर आदमी भी जो है अपने आप को उसी तरह से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के समाज में भी हम लोग आज चर्चा करें। तो एलिमेंट्स के समाज में अगर हम स्टेबल एलिमेंट की बात करें तो स्टेबल एलिमेंट में हीलियम, आर्गन, नियन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होते हैं। इसमें सिर्फ हीलियम होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होता है, और बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होते हैं। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो जो हीलियम के आसपास के एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहेगा। अर्थात कुछ ही ऐसे एलिमेंट होंगे जो डुएट रूल को फॉलो करेंगे। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि हीलियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होता है। तो इसलिए वो 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ऑक्टेट दैट मीन्स 8। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना या नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, इस क्राइटेरिया को पूरा करने का हर एक एलिमेंट कोशिश करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं। एक जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो इंटर एटॉमिक मतलब एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है, और एक जो होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बीच का। तो आज हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग इंटर एटॉमिक बॉन्ड की ही चर्चा करेंगे। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। आज हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की चर्चा करने जा रहे हैं जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग यहाँ पर बांट देंगे 2 भाग, इंटर एटॉमिक मतलब एटम के बीच का, और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच। तो आज हम लोग इस मॉलिक्यूल के बीच वाले की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं,
ये वीक बॉन्ड होते हैं। यहाँ मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ये वीक बॉन्ड होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसमें 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, दूसरा जो है कोवैलेंट, और तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, 3 तरह के बॉन्ड इसमें इंटर एटॉमिक बॉन्ड में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 तरह के। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, उसमें किस तरह से बॉन्ड बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, उसमें किस तरह से बॉन्ड बनता है, और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले देखिए आयनिक बॉन्ड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है आयोनिक। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट आयन का ट्रांसफर होता है, आयन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं। कंप्लीट आयन का मतलब हुआ कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो कंप्लीट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर चले जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आयनिक बॉन्ड पर। आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, NaCl। आप लोग जानते हैं कि Na सोडियम का सिंबल है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लें 281, दैट मीन्स वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1, और इसके एटॉमिक 287, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब जरा देखिए कि इसके पास भी 8 नहीं है बैलेंस में और इसके पास भी 8 नहीं है, जबकि बॉन्ड बनाने के लिए या स्टेबल होने के लिए, यूँ कहें कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? तो हो सकता है कि ये इसको कोई या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे या फिर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो इसका वैलेंस शेल ये हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? क्योंकि 7 वाले तो ऐसा सोचेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको को मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसीलिए अब इसके पास देना ही सिर्फ एक उपाय बच गया है। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। क्या करेंगे? ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, दान कर देंगे, और इसका डोनेट किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ये ले लेगा। अब क्या हो जाएगा, सोडियम के ऊपर चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए वह न्यूट्रल होता है। अब चूंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो एक निगेटिव चार्ज कम हो गया, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को चूंकि गेन कर लिया है, इसीलिए अब प्रोटॉन की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा हो गए। अब प्रोटॉन की तुलना में जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा हो गए तो अब इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज होने के कारण दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा और यह एक बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से NaCl एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली बात है कि ये जो जितने भी बॉन्ड अभी हमने चर्चा किया उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। ये जो 2 एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, कंप्लीटली डोनेट कर चुका है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, ये आसानी से यह बॉन्ड टूटता नहीं है। इस बॉन्ड को टूटने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा, सामान्य तरीके से यह बॉन्ड नहीं टूटेगा, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और कंप्लीट आयन के ट्रांसफर होने के कारण ही इसका नाम आयनिक बॉन्ड होता है। कंप्लीट आयन के ट्रांसफर होने के कारण ही इसका नाम आयनिक बॉन्ड होता है।
तो मुझे अब लग रहा है कि आप आयनिक बॉन्ड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेन थीम जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन लिखने भर से नहीं होता है, लिखा हुआ तो काफ़ी सारे बुक्स में होते हैं, आप बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ वहाँ से भी पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है। तो अब आप लोग आयनिक बॉन्ड को समझ चुके हैं। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बने। यही ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड भी बनते हैं, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। जैसे अगर हम दो हाइड्रोजन की बात करें, H2 आपने देखा होगा, H2 बनते हैं। यहाँ पर मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लास्ट में देने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत ही मज़ेदार सवाल भी लास्ट में देने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले इसकी चर्चा कर लूँ। तो H2 आपने देखा होगा, H2 आप देखे होंगे। तो इसमें H2 में दो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब एक हाइड्रोजन किसी को डोनेट कैसे करें, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। या फिर आपने HCl देखा होगा, HCl जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। अभी मैं वो दोनों बॉन्ड का एग्जाम्पल मैं लूँगा अभी तुरंत। तो आप जो है HCl भी देखे होंगे, उसमें भी अब हाइड्रोजन क्लोरीन भी नहीं देगा, क्लोरीन भी नहीं देगा। आप यहाँ क्लोरीन है सामने में देख सकते हैं, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7, यह भी नहीं देगा। हाइड्रोजन से इसको चाहिए, अब हाइड्रोजन इसको क्यों देगा, नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति जब आती है कि वह नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं दे पाएगा, तो ऐसी स्थिति में शेयरिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। और जब शेयरिंग करता है तो उसको ही हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि हमने अभी दो एग्जांपल लिया, H2 और HCl, तो मैं अभी उसी दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब ये ना तो किसी को दे सकता है ना ले सकता है, लेकिन ये इसकी समस्याएं दूर कैसे होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके साथ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हीलियम के बगल में है और हीलियम डोवेट रूल को फॉलो करता है, दो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में लेकर के वो स्टेबल होता है। इसीलिए ये जो स्टेबल होंगे वो आपको दो ही इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होंगे। तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। और इस शेयरिंग के कारण क्या होगा, इसकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी और इसकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, और इस तरह से H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जो मैंने कहा HCl का, वो भी मैं ले लेता हूँ। HCl, इसमें हाइड्रोजन को एक है लेकिन क्लोरीन के पास 7 है। अब क्या है, इसमें भी कोई डोनेट नहीं कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। तो इसके पास क्या है कि ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक का शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। और शेयरिंग करने के बाद इसको दो की जरूरत थी तो इसका भी काम पूरा हो गया, और इसको एक चाहिए था तो इसके भी काम पूरे हो गए, और HCl फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक बातें आप गौर नहीं किए होंगे, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है इसमें दोनों ही तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही एलिमेंट बराबर स्ट्रेंथ के हैं, लेकिन इसमें जो दोनों तरफ के एलिमेंट हैं ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के नहीं हैं। इसमें एक का स्ट्रेंथ कम है और इसमें एक का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि स्ट्रेंथ कैसे समझे, मजबूती कैसे समझे। तो मनुष्यों में जैसे जिसको अधिक पैसे होते हैं या जो अधिक बलशाली होता है, इसे हम लोग स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो एलिमेंट्स में क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ माना जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो यह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं समझ रहे हैं तो उसको हम लोग उस जगह पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझने के लिए मैं दिखा दूँ कि इसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन है तो आप वैसे भी इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अब क्या है कि ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है।
तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें चूंकि बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं तो दोनों एक दूसरे का यूज भी बराबर बराबर करता है, लेकिन इसमें बराबर स्ट्रेंथ के नहीं होते हैं, इसलिए क्या करता है ये उसके इलेक्ट्रॉन का यूज थोड़ा ज़्यादा कर लेगा और उसको इलेक्ट्रॉन का यूज थोड़ा कम करने देगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर थोड़ा पोल बनेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का ये थोड़ा ज़्यादा यूज कर लिया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल मतलब हल्का, पूरी तरह से आयनिक बॉन्ड की तरह आयन नहीं बनेगा, हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर हल्का सा निगेटिव, पार्शियल निगेटिव आयन आ जाएगा। तो इस तरह से चूंकि इस पर पोल नहीं बना, इसीलिए हम इसको नॉन पोलर कहेंगे। कोवैलेंट का पार्ट हो गया, तो इसलिए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के हो गए, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और ये जो दूसरे हो गए ये हो गए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के हो गए, और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस उस, या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। और इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होता है, साझेदारी कर लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं, अपने काम चला लेते हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ तक आपने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को समझा। अब कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, उसमें आपको दोनों ही तरह की चीज देखने को मिलेगी, शेयरिंग भी देखने के लिए मिलेगा और आपको ट्रांसफर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट नाम देते हैं। तो चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट को भी देखते हैं। और मैंने कहा था कि लास्ट में आपसे एक सवाल करूंगा, वह सवाल मैं अभी ही देने जा रहा हूं। अगर वीडियो के अंत होने से पहले किसी को जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं भी आता हो तो आप हमसे प्रश्न जवाब दूंगा। सवाल यहाँ पर यह है, हमने कहा कि H2 से याद आया था कि H2 आपने देखा होगा, H2 आपने देखा होगा, H2 बनते हुए देखा होगा, आप O2 भी देखे होंगे, N2 भी देखे होंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि C2 क्यों नहीं बनते हैं। अब ऑक्टेट की जहाँ तक बात है तो C2 में भी ऑक्टेट पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें भी 4 इसमें भी 4 शेयरिंग कर ले तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा, लेकिन फिर भी C2 आपने कहीं नहीं देखा होगा। क्यों नहीं, वीडियो अंत होने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में सवाल करें, सवाल का जवाब दें। तो चलिए अब मैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको दोनों तरह का चीज देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, NaOH। इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए हम पहले लेते हैं सोडियम, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीजन, यहाँ लिखता हूँ हाइड्रोजन। अब देखिए सोडियम के 281 अभी हमने देखा था, इसके वैलेंस सेल में होते हैं 6, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 8 होता है आपको एटॉमिक नंबर, तो इसके 2 और 6 हो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंस सेल में हो जाएंगे 6। तो वैलेंस सेल में 6 होंगे, 2 2 2 6। अब देखिए ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसको दे देगा और अपना ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इसके ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए फिर भी इसका काम नहीं हुआ, तो क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन का और इसका एक, ये शेयरिंग करेगा। अब जरा गौर करें आप, इसके भी ऑक्टेट पूरे, इसके भी ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, और हाइड्रोजन के डुएट भी पूरे हो चुके हैं। इस तरह से तीनों का काम पूरा हो गया और NaOH का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल के साथ आपने आज बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड को समझा, केमिकल बॉन्डिंग को समझा,
और इसी को हम लोग डेफिनेशन में भी लिख देते हैं। डेफिनेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस लिखा होता है, बुक्स वगैरह में भी लिखा होता है। इसी को आप खुद से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा लिखूँ उसको वैसा ही रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। बस मेन थीम नहीं बदलना चाहिए, लैंग्वेज जो है वो बदले, कोई बात नहीं है, सब अपने अपने लैंग्वेज में लिखें, लेकिन मेन थीम नहीं बदलना चाहिए, पॉइंट नहीं बदलना चाहिए। डेफिनेशन दे देगा कुछ और दे दिए तब नहीं होगा, वो सही रहना चाहिए, सटीक रहना चाहिए। लैंग्वेज चेंज हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन थीम जो समझना था तो उसको आपने समझ लिया। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। और आज हमने जो चर्चा किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर एटॉमिक बॉन्ड की चर्चा की है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की चर्चा मैंने आज नहीं किया है। तो चलिए, मैंने जो थोड़ा देर पहले आपसे सवाल किया था, अगर आप कमेंट में उसका जवाब दिए हैं तो अच्छी बात है, और जिसको न हुआ हो तो मैं आपको लास्ट में जवाब दे दे रहा हूँ कि C2 क्यों नहीं होते हैं। होने के लिए तो लोग कहेंगे कि CC, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ऑक्टेट पूरा कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? इसके जो 4 वैलेंसी होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ लगभग 109 डिग्री का एंगल बनाता है। 109 से ज़्यादा होता है, 109 पॉइंट समथिंग, लगभग 109 डिग्री। तो जब 109 डिग्री का 109 डिग्री के जब एंगल्स बनेंगे तो क्या होगा, इसका चारों 3 इस तरह से एक दूसरे के साथ तो जो है एंगल बनाएगा लगभग 109 डिग्री। 90 से बड़ा मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, 109 डिग्री, लेकिन चौथा इस तरह से आ जाएगा अपोजिट साइड में। अगर आप किसी चीज़ से 109 डिग्री का एंगल बनाने का कोशिश करें तो आपको 3 इस तरह से और 1 इस तरह से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे कार्बन भी होंगे तो उसके भी होंगे 3 इस तरह से और 1 बाहर से। जब वह शेयरिंग करेगा या किसी भी तरह से वह बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ये दोनों के बीच, मैं हालांकि उस बॉन्ड की चर्चा आज नहीं किया हूँ, आगे करूँगा इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की, लेकिन यहाँ पर इस सवाल के जवाब में यहाँ पर आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों जो बॉन्ड बनाते हैं ये भी बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के साथ बंध जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कोई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसीलिए C2 कभी भी नहीं बनते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच जो ये मैंने 4 बॉन्ड खींचा है, ऐसा नहीं होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बनते हैं, डबल बनते हैं, ट्रिपल बनते हैं, लेकिन 4 वाले कभी भी नहीं बनते हैं। और क्यों नहीं बनते हैं इसका जवाब आपको मिल चुका है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप केमिकल बॉन्डिंग को जितना मैं आज बताया हूँ आज के वीडियो में, आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।